नमस्कार दोस्तों, एक्शन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र पटेल, आपका हिस्ट्री का मेंटर। हम आज इतिहास के प्रमुख विद्रोहों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने इस कोर्स के बारे में बता देते हैं कि हमारा एक नया कोर्स चालू होने जा रहा है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 पीटी प्लस मेंस। ठीक है, तो आप इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट कर दीजिए हमको और वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फ़ी देखिए काफ़ी कम है, मिनिमम फीस के साथ हमने इसे स्टार्ट किया है और इसमें सारे सब्जेक्ट अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं। जैसे संजय सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। हमने इन चीज़ों का भी ध्यान रखा है कि हिस्ट्री के भी जो 3 पोर्शन होते हैं, जैसे एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट पढ़ाएंगे संजय सर, मिडाइवल पढ़ाएंगे कोई दूसरे टीचर, मॉडर्न हिस्ट्री मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें हमने कि स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आप इस कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो कमेंट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं अपना जो भारतीय प्रतिक्रियाएं थी। भारतीय प्रतिक्रियाएं, या यूं कह लीजिए 19वीं सदी के प्रमुख विद्रोह। उन्नीसवीं सदी के प्रमुख विद्रोह, इन पर चर्चा करेंगे हम आज। और ये विद्रोह क्यों हो रहे हैं, इनके उभरने के या इन विद्रोहों के क्या कारण हैं, इन सब चीज़ों पर बात कर लेते हैं। जैसे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, उसके पश्चात भारत पर धीरे धीरे करके, बंगाल पर, उसके बाद धीरे धीरे दूसरे राज्यों पर, देसी राज्यों पर धीरे धीरे से ब्रिटिशों ने कब्जा कर लिया। उसके बाद उन राज्यों में अपनी नीतियां लागू की, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, सांस्कृतिक नीति, प्रशासनिक नीतियाँ, ये सब नीतियाँ लागू की और उन नीतियों के माध्यम से अपना प्रशासन चला रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन उन नीतियों को उन्होंने अपने लाभ के लिए बनाया था, तो उन लाभों से यहाँ के जो किसान थे, यहाँ के मजदूर हैं, यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, इनको काफ़ी परेशानियाँ हुई, इन्हें काफ़ी प्रताड़ित किया गया। तो इन सभी चीज़ों से नाराज़गी जताते हुए, उसके नाराज़गी फलस्वरूप 19वीं सदी में काफ़ी विद्रोह सामने आए। क्योंकि किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है। अब जो रबर होता है, रबर को एक सीमा तक खींचेंगे तो ठीक है, उससे फिर छोड़ेंगे तो अपनी स्थिति में आ जाता है। लेकिन आप उस रबर को एक सीमा से ज़्यादा खींच लेंगे तो अपनी स्थिति में नहीं आ पाता है, या टूट जाएगा या फिर उसी स्थिति में रह जाएगा। तो एक सीमा होती किसी भी चीज़ की, तो अंग्रेज़ों ने सीमा क्रॉस कर चुकी थी। तो यही सब चीज़ें भारत में विभिन्न वर्गों को समझ में आने लगी। जिसको समझ में आने लगी वो विद्रोह करने लगे, अपने अधिकारों की मांग करने लगे, क्योंकि उनके अधिकार का हनन हो रहा था। तो इसी क्रम में हम विभिन्न विद्रोह देखेंगे। जैसे जनजातियों के द्वारा किए गए जो विद्रोह है, उनके द्वारा विद्रोह किए गए वो सारे विद्रोह देखेंगे। किसानों के द्वारा कौन से विद्रोह किए गए, श्रमिकों के द्वारा जो विद्रोह किए गए उन पर चर्चा करेंगे। और उसके पश्चात 1858 का विद्रोह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में हर साल आते रहता है। तो इन विद्रोह पर चर्चा करेंगे। और इन्हीं विद्रोह में सबसे पहले हम बात करेंगे जनजातीय विद्रोह पर। जनजातीय विद्रोह में हम इनके कारणों पर चर्चा करेंगे, इनकी असफलता के क्या कारण थे, इस पर जनजातीय विद्रोह, इनके होने का क्या कारण था, इनके असफलता का क्या कारण था जनजातीय विद्रोह के, इसका स्वरूप कैसा था, और प्रमुख विद्रोह देखेंगे। चूँकि हम यहाँ पर सिर्फ पीटी ओरिएंटेड देख रहे हैं, तो इसीलिए इन कारणों पर, स्वरूप पर, ये कारणों पर ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक दो मुख्य पॉइंट बता के हम यहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है और यहाँ से जो पीटी के क्वेश्चन बन पा रहे हैं तो वो हमको आपको बताते चलेंगे। जैसे कारणों में देखा जाए, कारणों में पहला कारण आर्थिक, प्रशासनिक और उसके अलावा ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक कारण। तो ये सभी कारण थे जिनके कारण से जनजातियों को विद्रोह करना पड़ा। जैसे आर्थिक कारण की बात की जाए तो जनजातियों को उनके भूमि से बेदखल कर दिया गया, क्योंकि जब ब्रिटिशों को लगा कि हमारी जो आवश्यकता इनसे इनकी पूर्ति इतने से क्षेत्र से नहीं हो रही है, तो इन्होंने जंगल तक, जंगल होते हैं वनों तक, अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। और उसी क्रम में जब उन्होंने वहाँ तक अपना विस्तार करना चाहा, रेल लाइन बना रहे जंगलों से, तो उसी क्रम में जनजातियों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया।
भूमि से बेदखल कर दिया गया, ठीक है, बेदखल कर दिया गया। उसके अलावा जैसे इनका एक काम होता था कि मदिरा बनाते थे, जी हाँ वही मदिरा या शराब जिसको बोल लीजिए, तो इनके मदिरा या शराब बनाने पर रोक लगवा दी गई। और भी ऐसे बहुत से कारण हैं, वो हम बाद में देखेंगे। उसके अलावा प्रशासनिक कारणों की चर्चा की जाए तो जैसे प्रशासनिक कारण में ये था कि इन्होंने भूमि क्षेत्र का विस्तार, मतलब भूमि क्षेत्र या वन क्षेत्र का विस्तार इन्होंने जनजातीय क्षेत्रों तक कर दिया, ठीक है। जो जनजाति रहते थे वहाँ तक इन्होंने अपना अधिकार कर लिया, हमने आपको बताए थे। और ऐसे ऐसे कानून पारित किए कि उनको उनके क्षेत्रों पर भी लागू किया गया, जिससे जनजातियों को काफ़ी समस्या होने लगी, उनके अधिकारों का हनन होने लगा इन कानूनों के माध्यम से। जो इन्हें कानून का विस्तार किया था वनों तक, इन कानूनों से जनजातियों को काफ़ी समस्याएं होने लगी और इन्हीं के विरोध स्वरूप जनजातीय विद्रोह देखने को मिलता है, ये सामने आता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक कारण, ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक कारण देखते हैं। तो इन कारणों में पहला था कि सामाजिक सांस्कृतिक कारणों में कि ब्रिटिश लोगों ने जनजातियों को असभ्य कहा, कि बोले तुम असभ्य लोग हो, तुम सभ्य नहीं हो, असभ्य, बोले तुम असभ्य हो, तुमको चलो सभ्य बनाते हैं। और सभ्य बनाने के लिए क्या किया इन्होंने कि बोले आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए अपना, आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, हमारे धर्म में आ जाइए, ठीक है। जैसे धर्म परिवर्तन कर लेंगे आप तो आप सभ्य हो जाएंगे। आप खुद ही सोचिए, क्या आदमी सिर्फ धर्म परिवर्तन करने से सभ्य हो जाएगा? अगर से ये असभ्य हैं भी तो, असभ्य थे नहीं थे ये हमें नहीं पता, पर अंग्रेज बोल रहे हैं कि आप असभ्य हैं, आपको सभ्य बनाते हैं कैसे? धर्म परिवर्तन करके। तो ये इनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और इनको सभ्य बना रहे हैं। अब भाई आप जब किसी के धर्म को परिवर्तन करवाएंगे, जबरन वो भी ज़बरदस्ती किसी को बोलेंगे कि आप हमारे धर्म में आ जाइए, आपका धर्म ठीक नहीं है, तो भाई कोई भी आदमी विद्रोह तो करेंगे ही। और यही कारण था कि विद्रोह देखने को मिलता है, विद्रोह सामने आता है। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक कारण में और एक कारण था, जैसे जबरन मजदूरी, ये लोग जनजातियों से जबरन मजदूरी करवाते थे। जैसे जनजातीय क्षेत्र से कोई रेल की पटरियाँ बीच रही है तो इसमें इनसे जबरन मजदूरी करवा ली जाती थी। जबरन मजदूरी का मतलब है कि आपने इनसे काम भी करवा लिया और उनके काम का सही से भुगतान नहीं किया है, ठीक है, तो ये होती है जबरन मजदूरी। तो इनसे जबरन मजदूरी करवा लिया, रेल की पटरी बीच रही है उसमें काम करवा लिया, बागानों में काम करवा लिया और इन्हें उनका वास्तविक पारिश्रमिक नहीं दे रहे थे। तो ये भी एक मुख्य कारण था, ठीक है। इसके अलावा इनकी एक अवधारणा थी सामूहिक संपत्ति की अवधारणा, सामूहिक संपत्ति की अवधारणा, जिसको जैसे खूंड कट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खूंड कट्टी। ये शब्द याद रखिएगा, खूंड कट्टी क्या होता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और आते रहता है। तो खूंड कट्टी जिसे सामूहिक संपत्ति की अवधारणा कहा जाता है, तो इस पर भी अंग्रेजों ने क्या किया? प्रहार किया, इसे भी तोड़ने की कोशिश की। तो ये सब कारण थे जिनके कारण से ये विद्रोह देखने को मिलते हैं, विद्रोह सामने आते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे असफलताओं पर, कि असफलता के क्या कारण रहे, ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं।
देखिए इनके जो विद्रोह थे ये कोई निश्चित नहीं थे और कोई सुनियोजित विद्रोह नहीं थे। जैसे ये विद्रोह कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सबको बता दी कि हम इस तारीख को विद्रोह करेंगे, इस दिन विद्रोह करेंगे, जिसका जब मन कर रहा है तब विद्रोह कर रहा है। अब इन विद्रोह में सफल कैसे हो पाएंगे? जब एक सामूहिक रूप से सुनियोजित तरीके से कोई विद्रोह नहीं चलता, कोई भी लड़ाई नहीं चलती, तो वो दबा दी जाती है। और अंग्रेज इतनी बड़ी शक्ति, उनके सामने ये ऐसे विद्रोह कर रहे हैं, कोई योजना नहीं, बिना किसी योजना के जिसका जब मन कर रहा है अपना फावड़ा कुदारी तीर धनुष लेके चल दिए, तो इन सब में इनको सफलता नहीं मिलती है। उसके अलावा जैसे नेक्स्ट पॉइंट पे बात की जाए तो अभी अंग्रेज़ों के सामने अपने परंपरागत जो हथियार होते हैं उनको लेके खड़े हो गए। आगे आदमी बंदूक लेके खड़ा है, अंग्रेज बंदूक लेके खड़ा है, ये अपनी तीर कमान निकाल रहे हैं। ऐसे से कहाँ युद्ध जीता जाएगा, विद्रोह ऐसे में कैसे सफल हो पाएगा? तो ये भी कारण था कि परंपरागत अधिकार मतलब परंपरागत हथियारों से युक्त थे। और उसके अलावा अंधविश्वास में बहुत ऐसे अंधविश्वास, तो ये अंधविश्वास को मानते थे, अंधविश्वासों पर विश्वास करते थे। जैसे एक विद्रोह हुआ था संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह में संथालों का ये मानना था कि इनकी जो तीर कमाने हैं ये आग उगलेंगी और अंग्रेज़ों की जो पिस्तौल है, गोलियां हैं, बंदूकें हैं, ये पानी उगलेंगी, ये ऐसा इनका मानना था। तो इन्हीं कारणों से अंधविश्वास हो गया, परंपरागत हथियारों से युक्त थे, इन सब कारणों से इनका विद्रोह सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया। इसके अलावा इसके स्वरूप पे बात की जाए तो इनका स्वरूप कोई राष्ट्रीय स्वरूप नहीं था कि पूरे एक साथ बहुत बड़े क्षेत्र में चल रहा है, ये स्थानीय विद्रोह था, स्थानीय विद्रोह था। जिस जगह पर जिस जनजाति, जैसे कोई जगह पर कोई जनजाति रही, उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है, उनके अधिकारों का हनन हुआ है, तो सिर्फ वही जनजाति लड़ रही है, वही जनजाति विद्रोह कर रही है, बाकी कोई जनजाति उसका साथ नहीं दे रहा है। और नेतृत्व की बात की जाए तो नेतृत्व ऐसा नहीं कि इनका कोई नेता है, सुनियोजित कोई नेता है कि हाँ भाई हमारा ये नेता है, इसके नेतृत्व में विद्रोह किया जाए, तो ये भी नहीं था। तो इन सब कारणों से इनका विद्रोह असफल रहा। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख विद्रोह कौन कौन से थे, उन पर चर्चा करने वाले हैं कि प्रमुख जनजातीय विद्रोह कौन कौन से थे। अब हम चर्चा करेंगे प्रमुख विद्रोहों पर। प्रमुख विद्रोह में हम सबसे पहले बात करेंगे खासी विद्रोह पर, जो कि चला था 1827 से 33 तक। ये विद्रोह बंगाल के पूर्व में एक जयंतिया, बंगाल के पूर्व में जयंतिया और पश्चिम में गारो खासी है, मेघालय में, ठीक है। मेघालय में गारो खासी नाम भी सुने होंगे, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, तो उसमें जयंतिया और गारो, इन मेघालय की पहाड़ियों पर, यहाँ पर हम बीच में रहते हैं खासी लोग, ठीक है। खासी एक जनजाति है, तो ये निवास करती है। तो इसी जनजाति के द्वारा ये विद्रोह किया गया था, खासी विद्रोह। कब किया गया था? 1827 से 33 में। फिर 1824 में क्या हुआ था कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र जो है उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। असम और सिलहट के बीच सैन्य मार्ग स्थापित करने हेतु एक सड़क निर्माण की योजना बनाई गई। खासी मुखिया उस समय कौन थे? तीरथ सिंह। तो यहाँ पर एक मार्ग का निर्माण किया जा रहा था, सड़क मार्ग का। तो वहाँ पर वही समस्या आई, जबरन मजदूरी की, ठीक है। और इनके क्षेत्र से कोई सड़क गुजर रही है, उसका भी विद्रोह, ठीक है। तो सड़क गुजर रही है, तो इसी के विद्रोह में, मतलब इसी के विरोध में तीरथ सिंह के द्वारा इसका विरोध किया गया तथा अन्य लोगों की सहायता से विद्रोह कर दिया गया, ठीक है। सन 1833 में सैन्य कार्रवाई द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। इस विद्रोह का दमन तो होना ही था, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि इनकी कोई सुनियोजित योजना तो होती नहीं थी विद्रोह करने की, जिसका मन किया वो पावड़ा कुदारी लेके विद्रोह करने निकल गया। तो इन्हीं सब कारणों से ये विद्रोह को दबा दिया गया कब? 1833 में। इसके बाद अगले विद्रोह पे बात करेंगे हम,
रमोसी विद्रोह। रमोसी विद्रोह कब हुआ था? 1822। ये रुक रुक के विद्रोह चला था, इसलिए ये सन दिए हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में कोई भी सन पूछ सकता है, इसलिए सारे सन याद रखने। 1822 में स्टार्ट हुआ था, फिर थम गया। उसके बाद 1825 से 26 तक चला, फिर थम गया। उसके बाद 1839 से 41 तक चला। उसके बाद पश्चात विद्रोह दबा दिया गया, इसका दमन कर दिया गया। इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? चितूर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पैतकर। ठीक है। फिर 1822 में चितूर सिंह लिखा है, चितूर सिंह के नेतृत्व में रमोसियों ने सतारा के आसपास का क्षेत्र लूट लिया तथा फिर से 1825-26 में बड़े भयानक अकाल से प्रभावित हो गए। ठीक है। और ये अकाल से प्रभावित हुए रमोसियों ने उमाजी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध ये विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उमाजी के नेतृत्व में इन्होंने ये स्टार्ट किया, लेकिन कई बार पूछ लेता है, तो ये नाम भी याद रखिए, चितूर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पैतकर। इसको नेतृत्व प्रदान किया था स्टार्ट में, लेकिन अकाल के पश्चात इसको उमाजी ने नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम संथाल विद्रोह पर, जो 1855 से 56 तक चला था। इस पर चर्चा करते हैं। संथाल विद्रोह 1855 से 56। ठीक है। तो संथाल विद्रोह इसको क्या कहा जाता है? एक और नाम से जाना जाता है, हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम भी याद रखिएगा, हुल विद्रोह या संथाल विद्रोह। कई बार पूछ लेता है कि हुल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855 से 56 के बीच हुआ था। और इस विद्रोह को नेतृत्व किसने प्रदान किया था? इसके मुख्य नेता सिद्धू और कानू ने इसको नेतृत्व प्रदान किया था। और इस विद्रोह का, किस विद्रोह का? संथाल विद्रोह का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? कौन से क्षेत्र में ये विद्रोह किया गया था? दामने को संथाल परगना क्षेत्र। कहाँ है ये? भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ ये क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है संथाल परगना क्षेत्र, दामने को क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में ये विद्रोह सक्रिय था और इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू, दोनों भाई थे। ठीक है। तो इन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। पूर्वी भारत के विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्र के जो जिले थे, तो विभिन्न जिलों में जैसे वीरभूमि, बांकुड़ा, पलामू, छोटा नागपुर इत्यादि में फैला हुआ था। तो ये जिलों के नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रख लीजिए, इन जिलों के नाम भी याद रख लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है। एग्जाम का कोई भरोसा थोड़ी कहाँ से क्वेश्चन उठा ले, इसलिए हम इतने डिटेल में जो मुख्य विद्रोह है उन पर इतने विस्तार में चर्चा कर रहे हैं। और उसके अलावा जो विद्रोह है उनको एक लाइन में आपको बता के इन विद्रोह पर विराम लगाएंगे। संथाल विद्रोह का कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली। ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इनका कारण पूछ लेता है कि संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो इसका उपनिवेशवाद तो था ही था। ठीक है। उपनिवेशवाद एक कारण था। महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, ये एक कारण था। पुलिस के द्वारा भ्रष्टाचार, पुलिसों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता था, वो भी इनका एक मुख्य कारण था विद्रोह करने का। संथालों की गरीबी। ठीक है। गरीब लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं अंग्रेज, विद्रोह तो करेंगे भाई, कब तक सहेंगे आखिर। अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना, और मिल भी रहा है तो काफ़ी देरी से मिल रहा है, तो ये भी एक मुख्य कारण था। अपनी ज़मीन से बेदखल किया जाना, इनको इनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाता था, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज लोग कोई कार्य कर रहे हैं, तो आप बागान बना दिए, वहाँ से रेल लाइन बिछा रहे हैं, तो उस स्थान को खाली कर दिया जाता था और उनको उनकी खुद की ज़मीन से बेदखल किया जाता था। इन्होंने ऐसे कानून भी बनाए जिससे इनके जो वनों पर परंपरागत अधिकार होते थे, तो परंपरागत अधिकार को समाप्त कर दिया गया। विद्रोह का स्वरूप इतना भयानक था कि विद्रोहियों ने डाकघर, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन को लूट लिया और लूट कर आग लगा दी। वही आग लगा देंगे, इन्होंने आग लगा दी। कहाँ? डाकघर पर, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन। सोचिए कितना भयानक वो दृश्य रहा होगा
लेकिन अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को भी कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, उसके बाद जनजातियों का एक और विद्रोह सामने आता है, मुंडा विद्रोह। नाम तो सुने होंगे आपने मुंडा विद्रोह का, और वो नाम नहीं सुने होंगे तो बिरसा मुंडा का तो नाम जरूर सुने होंगे। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ये सन है इसका, इसको याद रखिएगा। और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। विद्रोह को छोटा नागपुर वर्तमान झारखंड क्षेत्र में इस सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह था। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? क्षेत्र याद रखिएगा, झारखंड में स्थित है छोटा नागपुर। वहाँ पर ये विद्रोह चल रहा था, किसके नेतृत्व में? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूंटकट्टी। खूंटकट्टी अभी आपको बताया था हमने थोड़ी देर पहले, क्योंकि जो संपत्ति की सामूहिक अवधारणा थी, ये है आगे, एक तरह की सामूहिक खेती या सामूहिक संपत्ति की जो अवधारणा थी उसी को खूंटकट्टी कहा जाता है। तो ये शब्द भी याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि खूंटकट्टी किस विद्रोह के संदर्भ में आता है और ये क्या है। तो एक सामूहिक खेती या सामूहिक संपत्ति की अवधारणा को ही खूंटकट्टी कहा जाता है। तो खूंटकट्टी भूमि व्यवस्था का जमींदारी या व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में वर्तमान के विरुद्ध बिरसा मुंडा द्वारा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा मुंडा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन से जोड़ दिया और जोड़कर इस विद्रोह को स्टार्ट रखा। ठीक है, बिरसा मुंडा विद्रोह, इसको हमने उल्गुन विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे इससे पहले संथाल विद्रोह बताए थे कि उसका भी एक नाम था, तो इसका भी एक बिरसा मुंडा विद्रोह का उल्गुन विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, या महान हलचल ये विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि मुंडा विद्रोह इसी नाम से पूछा जाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ने भी उल्गुन विद्रोह इस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये नाम भी याद रखिएगा, उल्गुलान विद्रोह या महान हलचल विद्रोह के रूप में भी इस विद्रोह को जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक विद्रोह है कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह 1831 से 32 तक चला और इसका क्षेत्र कौन सा था? छोटा नागपुर का पठार, और नेता इसका बुद्धो भगत। तो ये नेता को भी याद रखिएगा, कोल विद्रोह। तो ये जनजाति के महत्वपूर्ण विद्रोह हैं। और इसी क्रम में आगे नेक्स्ट विद्रोह है अपना मणिपुर का नागा विद्रोह। मणिपुर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, नागा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मणिपुर वाले क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसको मणिपुर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये 1827 से 1833 तक के विद्रोह चला था। ठीक है, इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? रोंगमई जदोनांग के द्वारा इसे आरंभ किया गया था। ठीक है, तो रोंगमई जदोनांग के द्वारा इस विद्रोह को आरंभ किया गया था। और इन्हें जब फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो इसे फांसी देने के पश्चात इस विद्रोह का नेतृत्व एक 17 वर्षीय नागा महिला गेंडेलियू के द्वारा किया गया। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, गेंडेलियू एग्जाम में कई बार आ जाता है कि किस विद्रोह से संबंधित है, तो नागा विद्रोह या मणिपुरी विद्रोह। ठीक है, ये गेंडेलियू जो थी इसे रानी की उपाधि दिया गया था, किसके द्वारा? ये क्वेश्चन भी आ जाता है, गेंडेलियू को रानी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो इसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा रानी की उपाधि दी गई थी। ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ भी है और पूछ भी सकता है कि गेंडेलियू को रानी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो ये हो गई प्रमुख जनजाति विद्रोह। ठीक है, तो आज हमने चर्चा कर ली किस पे?
जनजातीय विद्रोह पे चर्चा कर ली। इसके बाद महत्वपूर्ण जो प्रमुख किसान विद्रोह है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा कर लेंगे। इसके पश्चात जो प्रमुख श्रमिक विद्रोह थे इन पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद 1857 का विद्रोह, इसको तो काफ़ी विस्तार में देखना है, इस पर चर्चा करेंगे। और इन विद्रोहों पर जो इसके मुख्य विद्रोह थे, जैसे जनजाति के जो प्रमुख विद्रोह थे उन पर हमने आज चर्चा की। इसके पश्चात किसानों के जो विद्रोह हैं उन पर चर्चा करेंगे, इस प्रकार श्रमिकों के विद्रोह। और इसके पश्चात एक पूरे इनके अलावा भी जो छोटे छोटे विद्रोह है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको एक चार्ट फॉर्म में हम लेकर आएंगे और उसमें हम आपको बताएंगे बाकी विद्रोहों के बारे में। तो चलिए ठीक है, ओके।